एग्जिट पोल में एनडीए को लोकसभा चुनाव में 350 से ज्यादा सीटें मिलने की संभावना को देखते हुए प्रधानमंत्री ने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए 100 दिन का एजेंडा तय करने पर काम शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री के 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर बैठक हुई, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। आपको बता दें कि 4 जून को लोकसभा चुनाव में परिणाम जो आएंगे, उससे पहले बीजेपी नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास पर चर्चा कर आगे की रणनीति बनाई। वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों के साथ देश में चल रही गर्मी की स्थिति और मानसून की शुरुआत की तैयारियों की समीक्षा भी की। अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को बताया कि इस साल देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सामान्य और सामान्य से ऊपर और कुछ हिस्सों में सामान्य से कम रहने की संभावना है। वहीं दिल्ली में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक ली, जिसमें राहुल गांधी और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी के लोकसभा उम्मीदवारों, सीएलपी नेताओं और पीसीसी अध्यक्ष के साथ संवाद किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एग्जिट पोल को फैंटेसी पोल बताया। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल नहीं है, ये मोदी मीडिया पोल है, ये उनका फैंटेसी पोल है। पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सुना आपने 295। We discussed with our PCC president, chief ministers, in charges, candidates. They are all very confident. This exit poll is actually a bogus poll for government. वहीं एग्जिट पोल के बाद और काउंटिंग से ठीक पहले विपक्षी गठबंधन के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा। इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधियों ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग के साथ वोटों की गिनती को लेकर लंबी चर्चा की। इनकी तरफ से इलेक्शन कमीशन से कहा गया कि वो मतगणना की प्रक्रिया के दौरान सख्त निगरानी रखे। साथ ही पोस्टल बैलेट की काउंटिंग को लेकर भी विपक्षी नेताओं ने अपनी बात आयोग के सामने रखी। उन्होंने निर्वाचन आयोग से मांग की और कहा कि ईवीएम में वोटों की गिनती खत्म होने से पहले पोस्टल बैलेट के वोटों की गिनती भी पूरी करनी चाहिए। आईएनडीआईए गठबंधन प्रतिनिधिमंडल ने जिस तरीके से अपनी बात की, उस प्रतिनिधिमंडल में अभिषेक मनु सिंघवी के साथ टी राजा, राम गोपाल यादव, संजय यादव, नासिर हुसैन, सलमान खुर्शीद और सीताराम येचुरी शामिल रहे। आप ईवीएम की गिनती खत्म नहीं कर सकते या परिणाम का अंत नहीं कर सकते जब तक पोस्टल बैलेट का पूरा रिजल्ट गणना के बाद घोषित न हो जाए। यानी पोस्टल बैलेट की गणना के बाद उसका परिणाम पहले घोषित करना अनिवार्य है। और अगर आप अंत तक पहुंच गए ईवीएम में तो उसको रोकिए जब तक पोस्टल बैलेट का आप परिणाम घोषित न करें। इसके बावजूद, और ये हमारी याचिका है, ये हमारी कंप्लेंट थी आज चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस द्वारा इस स्टैट्यूटरी रूल नियम को बदला है। And in their instructions is not faithfully followed, so there should be very strict vigilance that they are followed, and they gave a satisfactory response. No. Whatever the rules are, we didn't question any rule. Whatever the rules are, they should be adhered and followed faithfully, and they've agreed that that will. All the directions and rules that are given in the counting time, how to open the EVMs, the recording of the time, the date, and when it was last opened, so that these are not replaced by the new other machines. In order to confirm all these matters, they are there in the guidelines, but they are hardly ever strictly implemented. And when our agents raise certain objections about it, they say bring it in writing from the ECI, from Delhi. In the counting hall now, who will be in a position to do that? So we said this cannot happen. What is written down in your guidelines, that will have to be implemented. To implement that, you give your directions to your, if nobody else, to the observers that you appoint. वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी चुनाव आयोग दफ्तर पहुंचकर मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों से मुलाकात की।
इस दौरान चुनाव आयोग से अनुरोध किया गया कि मतगणना प्रक्रिया में लगे हर अधिकारी को निर्धारित प्रक्रिया के विवरण से पूरी तरह परिचित होना चाहिए, प्रोटोकॉल की पूरी तरह से पालना हो, साथ ही मतगणना के दौरान चुनावी प्रक्रिया की सुरक्षा सुनिश्चित करने सहित इसे कमजोर करने के प्रयास करने वाले जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आज माननीय निर्मला सीतारमण जी, देश की वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल निर्वाचन आयोग और उनके कमिश्नर्स को मिला और हमने 4 मांगे इलेक्शन कमीशन के सामने पेश की हैं। हमने मांगा है और अनुरोध किया है माननीय इलेक्शन कमीशन से कि वो सभी अधिकारी जो काउंटिंग प्रोसेस में लगे हुए हैं उनको पूरी तरीके से काउंटिंग प्रोसेस की जानकारियां दें, उनकी ट्रेनिंग अच्छी तरीके से की जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया है। इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लोकसभा चुनाव का प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी, जिसकी मियाद पूरी होने पर केजरीवाल ने जेल में सरेंडर कर दिया। इससे पहले वो राजघाट पहुंचे, हनुमान मंदिर पहुंचे, साथ ही पार्टी नेताओं से भी मिले। सीएम केजरीवाल ने जेल में सरेंडर करने से पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुझे बिना सबूत के जेल में डाल दिया, मैं तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं, देश बचाने जेल जा रहा हूं। देश के इतिहास में 75 साल में सबसे ज्यादा बहुमत से आई हुई सरकार है। एक बार 70 में से 67 सीट, दूसरी बार 70 में से 62 सीट, 55% से ज्यादा वोट शेयर। इतने भारी बहुमत वाली सरकार के मुख्यमंत्री को आपने बिना सबूत के जेल में डाल दिया। यही तो तानाशाही है कि जिसका मन करेगा मैं उसी को जेल में डाल दूंगा, जिसका मन करेगा उसी को जेल में डाल दूंगा। और पूरे देश को मैसेज दे दिया कि अगर मैंने केजरीवाल को फर्जी केस में जेल में डाल दिया तो तुम्हारी तो औकात ही क्या है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दूंगा। इसी तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं मैं, और इस किस्म की तानाशाही अपने देश को बर्दाश्त नहीं है। भगत सिंह ने कहा था ना कि जब सत्ता तानाशाही हो जाए तो जेल जिम्मेदारी बन जाती है। सबकी जिम्मेदारी है जेल में जाना, इसके खिलाफ आवाज उठाना। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम बेल पे 21 दिन के लिए बाहर आए थे, उन्होंने इस तानाशाही के खिलाफ अपने अभियान को पूरे देश में चलाया है। आज वो जेल के अंदर गए हैं दोबारा, और हमें उम्मीद है कि 4 तारीख के बाद जिस तरह से तानाशाही का खात्मा होने जा रहा है, जल्दी वो बाहर आएंगे। तबीयत ठीक है मुख्यमंत्री जी की जाने से पहले? जेल जाने से पहले जो उनको प्रॉब्लम थी वो तो कोर्ट में सबमिट कर दिया गया है। अब कोर्ट के फैसले के अनुसार फिर आगे कार्रवाई होगी। देखिए, सबसे पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को 21 दिन की अंतरिम जमानत दी। इस 21 दिन में अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार किया, और आज हम न्यायालय का सम्मान करते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने सरेंडर किया है। आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी जेल जाने से नहीं डरते हैं, इसलिए जैसा न्यायालय का आदेश था अरविंद केजरीवाल जी ने सरेंडर किया है। जाने से पहले ये भी कह के गए हैं कि महात्मा गांधी भी जेल गए थे, भगत सिंह भी जेल गए थे, और हम भगत सिंह के चेले हैं, इसलिए हम जेल से डरने वाले नहीं हैं। इन तानाशाहों के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने जंग छेड़ी है। वहीं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ में सरेंडर, और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि ये नए नेता जिनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ था अपने बच्चों की कसम खाकर कि वो राजनीति में नहीं आएंगे, और फिर राजनीति में आ गए। फिर आखिरकार वो राजमहल तक पहुंच गए। अगर उन्होंने घोटाला किया है तो पैसा कहां है? इस सवाल का जवाब उन्हें खुद देना चाहिए।
कहाँ भगत सिंह जी जिन्होंने अपने एक मार्टरडम, उन्होंने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी, और ये हमारे नए नेता जिनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ था बच्चों की कसम खाने पे। मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं कभी राजनीति में नहीं आऊँगा, बच्चों का कसम। फिर आ गए राजनीति में, फिर कहा जी मैं आम आदमी हूँ, मैं मफलर पहनूंगा, मैं वैगन आर की फ्रंट सीट में बैठूंगा, मेरे गाड़ी के ऊपर बिजली नहीं होगी। वो करते करते राजमहल में पहुँच गए। ठीक है, अब वो कहते हैं कि अगर मान लो मैंने घोटाला किया, पैसे कहाँ? ये तो जवाब आपको देना चाहिए, क्योंकि उच्च न्यायालय की जज साहिबा ने क्या कहा था कि आपके बारे बात नहीं है, ये मुख्यमंत्री की बात नहीं है, आपने आम आदमी पार्टी का कन्वीनर आप थे हैं, और आपने घूस मांगी, आपने पैसा लिया, और वो पैसा आपने गोवा के चुनाव में पहुंचाया। तो जो आज सवाल पूछा पैसा कहाँ है, अरे आप ही ने गोवा भेजा था, पता कर लो वहाँ कोई बचा है या कोई वहाँ पे भी रियल एस्टेट खरीद लिया। एक तरफ उत्तर भारत समेत देश के कई राज्य भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। कई जगह तो पारा 50 डिग्री को पार कर चुका है, तो वहीं नॉर्थ ईस्ट में बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। असम, मणिपुर जैसे राज्यों में नदियां उफान पर हैं। बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने से हजारों लोग बेघर हो गए हैं। इसके मद्देनजर इन राज्यों में अलर्ट भी जारी किया गया और लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट भी किया जा रहा है। असम में चक्रवात रेलम के बाद लगातार बारिश के कारण 9 राज्यों में 9 जिलों में बाढ़ की स्थिति से 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। वहीं मूसलाधार बारिश के कारण मणिपुर के कई इलाकों में जल भराव हो गया। इंफाल घाटी में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है, जहां असम राइफल्स ने जल संसाधन विभाग और फायर ब्रिगेड सेवाओं के साथ विस्थापित बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए चिकित्सा शिविर लगाए। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरा देखिए। एक तरफ मणिपुर इंफाल की तस्वीरें हैं जहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बेंगलुरु की, जहां बारिश हो रही है। हालांकि उत्तर भारत को भी बारिश का इंतजार है, लेकिन जिस तरीके से नौतपा उत्तर भारत के अंदर रहा, भयंकर गर्मी पड़ी, उससे अच्छी बारिश की उम्मीद जगी है। और वैसे भी अल नीनो इफेक्ट के बाद जब ला नीनो इफेक्ट उत्तर भारत में होगा तो मेघ जमकर बरसते नजर आएंगे। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में रेल हादसा हो गया और जहां 2 रेलगाड़ियां आपस में टकरा गई। एक मालगाड़ी का इंजन पलट गया और पैसेंजर गाड़ी भी इससे लपेटे में आ गई। इस हादसे में 2 लोको पायलट के घायल होने की खबर है। दोनों घायलों को राजेंद्र अस्पताल रेफर किया गया। हालांकि हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हादसा मालगाड़ियों के लिए बने DFCC ट्रैक के न्यू सरहिंद स्टेशन के पास हुआ, जहां पहले से कोयले से लोड 2 गाड़ियां खड़ी थी। एक मालगाड़ी का इंजन खुलकर दूसरी से टकराया और फिर इंजन पलटकर अंबाला से जम्मू की तरफ जा रही पैसेंजर गाड़ी समर स्पेशल में फंस गया। हादसे में मालगाड़ी की बोगियां भी एक दूसरे पर चढ़ गई। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਅਬਾਊਟ 3:45 ਵਜੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ 2 ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ 1 ਪੈਸੇਂਜਰ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਲੋਡ ਹੈ ਉਹਦੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੇ 108 ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਜੋ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਮਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ट्रेन एक्सीडेंट ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿੰਦਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬੈਕ ਇੰਜਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।